दोस्तों, हर साल 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। ये जानकर आप सबको बहुत खुशी होगी कि टाइगर सेंसस के जरिए पता चला है कि भारत में लगातार बाघों की संख्या बढ़ोतरी पर है। भारत में सबसे ज्यादा बाघ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए गए हैं, जो कि लगभग 260 के आसपास हैं, और पूरे भारत में यह आंकड़ा 3682 का है, जो कि 4 साल में 24% की बढ़ोतरी है। ये सब आपके अटूट विश्वास और सहारे से ही संभव हुआ है। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। इस दिवस के मौके पर आपके लिए मैं एक बहुत ही खास कहानी लाया हूं। चलिए इसे शुरू करते हैं। जिम कॉर्बेट एक ऐसे इंसान थे जिनको उत्तराखंड के लोग देवता मानते थे। वहां के लोगों की जितनी मदद उस वक्त में इन्होंने आदमखोरों से निजात दिलाने में की थी, उतनी शायद ही किसी शिकारी ने की होगी। आधिकांशिक तौर पर जिम कॉर्बेट साहब का, उनके तौर तरीकों का और जंगली जीवों के संरक्षण के दृष्टिकोण का मैं बहुत आदर करता हूं। इनकी लिखी किताबों को मैंने कई बार पढ़ा है और हर बार मुझे कुछ नया ही सीखने को मिलता है। पर यह बात ब्रिटिश राज की है। उन दिनों में बाघों के साथ बाकी जनजीवों की संख्या भी काफी हद तक अच्छी थी, पर बहुतायत में हुए शिकार ने बाघों और बाकी जंगली जीवों की संख्या को बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर लाकर पटक दिया था। बाघों को मारना अंग्रेजी शासकों और राजा महाराजाओं के लिए खेल मात्र बनकर रह गया था। शिकार में मारे गए जानवरों को ट्रॉफी बुलाया जाता था और उनका सर व खाल को दीवारों पर लटका दिया जाता था। अंग्रेजों को जम के हंटिंग लाइसेंस दिए जाते थे, जिनमें अनगिनत जानवर शिकार हुआ करते थे। जिम ने अपने कई साल इन जानवरों के संरक्षण के लिए दिए थे, पर वो भी शौकिया शिकार किया करते थे। मेरे निजी मत में ऐसे किए शिकार बिल्कुल सराहनीय नहीं है। पर हर बात के दो पहलू होते हैं। अगर कॉर्बेट जंगलों में ना जाते और शिकार ना करते, तो उन्हें जंगल का पर्याप्त ज्ञान ना हो पाता और वो आदमखोरों को मारने में सक्षम ना हो पाते। और जिम उन शिकारियों में पहले थे जिन्होंने संरक्षण के मुद्दे को उठाया था। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये किसी आदमखोर की कहानी नहीं है, और ये शिकार करना सही था या नहीं, ये विचार मैं आप पर छोड़ता हूं। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी पेश करने जा रहा हूं, उसका शीर्ष है बैचलर ऑफ पवालगढ़। कहानी 1930 की है। ये बाग इतना बड़ा था कि पूरे यूनाइटेड प्रोविंस में, जो कि उस समय का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड था, उसने 1920 से लेकर 1930 तक ये एक बहुप्रिय बाग ट्रॉफी थी। ये बाग कोई आदमखोर बाग नहीं था, पर शिकार का शौकीन हर एक इंसान इसे अपने कमरे के दीवार पर सजाना चाहता था। जिम कॉर्बेट के सर्दियों के घर, जो कि काला डूंगी में था, उससे लगभग 3 मील दूर जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह थी। पेड़ों से घिरा ये घास का मैदान, जो कि कुछ 400 गज लंबा और 200 गज चौड़ा था, बहुत ही सुंदर था। और इस मैदान में कॉर्बेट ने पहली बार पवालगढ़ के बाग को देखा था। सर्दियों की एक सुबह जब कॉर्बेट इस खुले इलाके में के एक छोर पर पेड़ के टुकड़े पर बैठे थे, तो जंगल से कुछ दूर एक हिरण की अलार्म कॉल आई, और कुछ देर बाद ये बाघ जंगल से उस खुले इलाके में आया। पानी पीकर ये आगे घने जंगल में फिर वापस चला गया। अपने घर से ये लगभग 6 मील दूर था उस वक्त। इस बाघ ने अपना स्थायी घर घने जंगल में एक नाले के ऊपर चुना था, जहां पहुंचना इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल था, और इसी कारण से वो 10 साल तक किसी शिकारी का शिकार नहीं हुआ। इस 10 साल में वो बस 2 ही बार शिकार होने से बाल बाल बचा था। एक बार शिकारी मचान पर बैठा था और लोग हाका लगा रहे थे, तो बाघ के दिखने पर जब शिकारी ने बंदूक तानी, तो मचान की रस्सी में उलझ गई और इतने में वो बचकर निकल गया। और दूसरी बार हाका लगाने से पहले ही बाघ शिकारी के पास पहुंच गया था। शिकारी तब बिल्कुल भी तैयार नहीं था और अपनी तंबाकू वाली पाइप में तंबाकू भर रहा था, और इन दोनों शिकारियों ने उसको एक बहुत बड़ा बाघ बताया था। ये सर से पूंछ के सिरे तक लगभग 10 फीट 5 इंच तक लंबा बोला जाता था। 1930 में बाघ के इलाके में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफी लकड़ी काटनी शुरू कर दी थी, तो ये परेशान होकर किसी और इलाके में चला गया। इसको मारने आई काफी शिकारियों की टोली इसे देख मात्र भी नहीं पा रही थी। फिर 1930 की सर्दियों में एक डाक ले जाने वाला इंसान
जो कि रोज 7 मील दूर पहाड़ के गांवों में डाक पहुंचाता था, वो कॉर्बेट के घर के सामने से रोज गुजरता था। इसने इन्हें शाम में खबर दी कि सुबह गांव जाते हुए इसने रास्ते में एक बहुत बड़े बाघ के पंजों के निशान देखे। वो इतने बड़े थे कि इसने पूरे 30 साल की सर्विस में नहीं देखे थे, और जिस जगह की वो बात कर रहा था वो इनके घर से मात्र 2 ही मील दूर थी। इस जगह से थोड़ा आगे रास्ता आधे मील तक बहुत घने जंगल से होकर गुजरता था, फिर एक नदी पार करके पहाड़ की तलहटी से होता हुआ एक और घने जंगल में मिल जाता था, जो कि बाघों की मनपसंदीदा जगह थी। अगले दिन कॉर्बेट उस बाघ की खोज में अपने पालतू कुत्ते रॉबिन के साथ जंगल की तलहटी वाले रास्ते से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रॉबिन को उस दिन पता था कि वो किसी अहम काम से जंगल में उतरे हैं, और वो बाकी जानवर जैसे कि सांबर, जंगली मुर्गियों पर बिना ध्यान दिए कुछ दूर बाद बाघ की गंध पकड़ लेता है। जंगल में कुछ दूर और चलने पर कॉर्बेट को उस बाघ के पंजों के निशान भी मिल जाते हैं। ये बिल्कुल ताजे निशान थे, और वो बाघ इनसे बस 1-2 मिनट ही आगे था। इस जगह से 300 गज तक पथरीला रास्ता था, और उसके बाद एक खड़ी उतराई से वो नीचे खुले मैदान में निकलता था। कॉर्बेट ने सोचा कि अगर वो बाघ इसी रास्ते पर बना रहा तो वो उस बाघ को खुले इलाके में देख पाएंगे। लेकिन कुछ 50 गज दूर चलने के बाद रॉबिन अपनी दाईं ओर वाले घास की तरफ मुड़ गया। ये घास लगभग 2 फीट ऊंची थी। थोड़ा और दूर चलने पर इन्हें बसूटी, बांट या जिसे उत्तराखंड में बनुआ के नाम से भी जाना जाता है, वो घास मिली। ये घास कुछ 5 फीट लंबी थी और काफी घनी भी थी। यहाँ पर रॉबिन अंदर घुसने में सक्षम नहीं था, तो कॉर्बेट ने उसको अपनी गोद में उठाया, उसके पिछले पैर अपनी दाईं जेब में डाले और उसके आगे के पैर अपनी दाईं बाजू पर अटकाए। ऐसी पोजीशन में कॉर्बेट और रॉबिन जंगल में काफी चला करते थे, और ऐसे में ना तो कॉर्बेट को बंदूक चलाने में कोई दिक्कत आती थी और ना ही कभी रॉबिन किसी भी जानवर के आने से घबराता था। और कॉर्बेट की बंदूक चलने के बाद भी बिल्कुल स्थिर रहता था। तो ऐसी पोजीशन में ये कुछ दूर चले तो इन्हें इनके सामने एक झाड़ी हिलती नजर आई। बाघ को उस घास से निकलने का थोड़ा मौका देकर कि फिर उसके पीछे चले, तो पाया कि बाघ एक छोटे से नाले में घुसा था, जिसके दोनों तरफ घना जंगल था। ऐसे जंगल में शिकार के लिए जो राइफल कॉर्बेट लाए थे वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं थी, और ये नाश्ते का टाइम भी हो रहा था। तो ये वापस घर निकल गए और नाश्ता करके रॉबिन को घर छोड़कर वापस जंगल की तरफ चल देते हैं, इस बार भारी 405 बोर की राइफल के साथ। जंगल पहुंचते ही इन्हें भैंसों के गले में बंधी घंटी की और किसी इंसान के जोर जोर के चीखने की आवाज आती है। उस जगह पर पहुंचकर इन्हें एक आदमी पेड़ पर चढ़ा मिला, जो कि एक टहनी को जोर जोर से बजा रहा था, और उसके आसपास भैंसें इकट्ठा हुई थी। वो आदमी कॉर्बेट की जान पहचान का निकला और एक जमाने में जाना माना पोचर हुआ करता था। इस आदमी ने कॉर्बेट को आवाज लगाकर बोला कि उसे एक शैतान बाघ से बचाएं, जो कि एक ऊंट के माप का था। उसके साथ हुआ यूं कि जब सुबह कॉर्बेट जंगल से निकले, उसके बाद वो अपनी भैंसों को चराने के लिए जंगल लेकर गया, तो एक बाघ इसकी तरफ आने लगा। इसने इस बाघ को भी वैसे ही डराने की कोशिश की जैसे कि इसने काफी बाघों के साथ किया होगा, लेकिन डरने की बजाय इस बाघ ने इस पर गुर्राना शुरू कर दिया। तो ये आदमी वहां से दौड़कर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, और ये बाघ उस पेड़ का चक्कर काटता रहा। भैंसों ने अपने सींगों से डरा कर इस बाघ को ज्यादा पास नहीं आने दिया। तो कुछ टाइम बाद बाघ ने कॉर्बेट को आते सुना होगा, तो वो बाघ कुछ पल पहले ही वहां से चला गया। उस आदमी ने कॉर्बेट से बहुत अनुरोध किया कि उसे और उसकी भैंसों को सुरक्षित गांव तक छोड़ आए। कॉर्बेट ने उसकी बात मानकर उसकी भैंसें वगैरह हाँकी, और सब साथ में जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल पड़े। गांव जाने का रास्ता इस मैदान के बाद 1 मील घने जंगल से होकर नदी के पार था। ये मैदान पार कर ही रहे थे जब इनके बाईं ओर के जंगल से बाघ की आवाज आनी शुरू हुई। ये सुनते ही इन्होंने अपने कदम और तेज किए, क्योंकि अभी 1 मील घने जंगल का सफर बचा था। बिना किसी हादसे के ये गांव पहुंच गए। इस आदमी ने इनसे बड़ा अनुरोध किया कि इस बाघ को अपनी चित्रकारी का नहीं बल्कि बंदूक का निशाना बनाए, क्योंकि ये बाघ इतना बड़ा था कि रोज एक भैंस आराम से खा सकता है,
और इसको 25 दिन में इसकी 25 भैंसें खाकर बर्बाद कर सकता है। वापस मैदान में कुछ दिन में 3 बजे पहुंचकर कॉर्बेट जंगल की आवाजें सुनना शुरू करते हैं, इस भाग की कुछ खबर लेने के लिए। इसी अवस्था में इन्हें मैदान में लेटे अभी कुछ समय ही हुआ था कि इन्हें बाघ की आवाज आई। ये कि कुछ 3/4 मील दूर से आई थी और वो किसी बाघिन को तलाश रही आवाज थी। इस घास के मैदान और पहाड़ी के बीच में कुछ आधे मील की बहुत घनी झाड़ियों का एक भाग था और बाघ की आवाज इन झाड़ियों के पीछे पहाड़ी से आ रही थी। उस जगह जाकर बाघ का शिकार करना काफी मुश्किल हो जाता, तो इन्होंने यही सोचा कि बाघिन की आवाज निकालकर इसे अपनी पास ही बुलाया जाए। ये कुछ दूर और रास्ते में लगे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़े और 3 बार एक के बाद एक बाघिन की आवाज निकाली। इन आवाजों का बाघ ने तुरंत जवाब दिया, तो जल्दी से पेड़ से उतरकर शिकार के लिए कोई उपयुक्त स्थान ढूंढने लग गए। और काम जल्दी ही करना था क्योंकि बाघ अब तेजी से अपने साथी को ढूंढने इनकी तरफ आ रहा था। कोई अच्छी सी जगह ना मिलने के कारण झाड़ियों से तकरीबन 20-30 गज दूर ये वहीं घास में लेट गए। सेटल होकर इन्होंने बाघ को अपनी स्थिति का अंदाजा देने के लिए एक हल्की सी आवाज दी, जिसका बाघ ने कुछ 100 गज दूर से एकदम जवाब दिया। इन्होंने अंदाजा लगाया कि जिस रफ्तार से बाघ इनकी तरफ आ रहा है वो अब 30 सेकंड तक इनके सामने झाड़ियों से निकलेगा। इन्होंने 80 तक गिना था कि इनसे 10 गज दूर बाईं ओर की झाड़ियां कुछ हिली और कुछ ही पल में बाघ का विशाल सर झाड़ियों से बाहर निकला। धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करके इन्होंने बाघ को अपने निशाने पर लिया और बाघ की आंख के 1 इंच नीचे निशाना लगाकर फायर किया। और इस फायर के साथ ही अगला आधा घंटा इनकी जिंदगी का सबसे डरावना आधा घंटा साबित हुआ। इनके अनुमान के विपरीत ये बाघ मरने की बजाय जोर के हवा में उछला और जमीन पर गिरते ही इसने अपने पास के एक पेड़ पर हमला कर दिया और उस 1 फुट चौड़े पेड़ की धज्जियां उड़ा दी। आधे घंटे तक उस इलाके में घास, झाड़ियां और पेड़ के हिस्से हवा में उड़ते नजर आ रहे थे और कॉर्बेट को पूरा डर था कि किसी भी क्षण ये बाघ इन पर टूट पड़ेगा, क्योंकि जब इन्होंने फायर किया था तो बाघ इनकी तरफ ही देख रहा था। जमीन पर एकदम चुपचाप पड़े, पसीने से तर, अपनी उंगली बंदूक के दाएं ट्रिगर पर रखे ये बाघ का आतंक भरा रोष और नसों को जमा देने वाली दहाड़ों को सुनते रहे। आखिर आधे घंटे बाद ये आवाजें आनी बंद हुई। आधा घंटा और उसी पोजीशन में लेटे रहने के बाद ये धीरे धीरे उठे और दुबक कर सबसे पास वाले पेड़ पर चढ़ गए और कुछ देर ऐसे ही बैठे रहे। पूरी तसल्ली के बाद ये जल्दी से पेड़ से उतरे और अपने घर वापस चले गए। अगली सुबह अपने आदमी के साथ ये उस जगह पर पहुंचे। यह आदमी पेड़ पर चढ़ने में माहिर था। उस मैदान के एक छोर पर एक पेड़ लगा था जो कि कल की घटनाओं से कुछ 40 गज दूर था। कॉर्बेट ने अपने आदमी को इस पेड़ पर चढ़ाया और इसे दूर दूर तक अच्छे से देखने को बोला। उसे कहीं बाघ नजर नहीं आया। कॉर्बेट ने इसे बोला कि वो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं और अगर उसको कुछ भी हिलता नजर आया तो वो इनको इशारे से बता दे। धीरे धीरे कॉर्बेट कल के घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि बाघ ने उस जगह को पूरा तहस नहस कर दिया था। झाड़ियां जड़ से उखाड़ दी थी, पेड़ बिल्कुल नष्ट कर दिया था और जगह जगह खून के निशान थे। यहां इन्हें हड्डी का एक टुकड़ा भी मिला जो बाघ के सर से टूटकर गिर गया था जब कॉर्बेट ने इस पर गोली चलाई थी। इन्होंने पाया कि कल जब ये शाम को उठकर पेड़ के पास गए थे तो बाघ इनसे केवल 10 गज ही दूर था। कल के एहतियात ने इनकी जान बचाई थी। बाघ के खून की धार एक सेमूल के पेड़ की तरफ जा रही थी। कॉर्बेट को अभी भी लग रहा था कि बाघ इन्हें जिंदा ही मिलेगा, तो ये हर एक एहतियात बरत कर ही चल रहे थे। वापस अपने आदमी के पास जाकर उस पेड़ पर चढ़ के इन्होंने उस जगह का अच्छे से मुआयना किया और ये पाया कि सेमूल के पेड़ के पास 2 और पेड़ थे, एक 30 गज दूर और एक 50 गज दूर। पहले ये 50 गज दूर वाले पेड़ पर गए और उस पर चढ़कर इन्होंने छर्रेदार बंदूक से दूसरे पेड़ की तरफ 1-1 गज दूरी पर जमीन पर गोली चलानी शुरू की। ऐसा इसलिए कि अगर बाघ वहां कहीं हुआ तो प्रतिक्रिया जरूर देता, पर यहां इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ।
फिर ये दूसरे पेड़ पर चढ़े और वैसे ही सेमूल के पेड़ की तरफ गोलियां चलानी शुरू की। अपनी आखिरी गोली पर इन्हें लगा कि इन्होंने बाघ की हल्की सी गुर्राहट सुनी, पर ये निश्चित तौर पर कुछ कह नहीं पाए। पेड़ से उतरकर वो उस दिन भी वापस घर चले गए। अगले दिन मैदान में पहुंचकर उन्होंने उस भैंस चराने वाले इंसान को वहां पाया। उसने बताया कि गोली की आवाज और बाघ की आवाज को 2 दिन से सुन रहा था, तो आज इससे रहा नहीं गया और वो इस इलाके में चला आया। उसने कॉर्बेट के बाघ को ढूंढने में मदद करने का भी प्रस्ताव दिया। भैंसें अक्सर खून सूंघकर बाघों तक ले जाने में मदद करती हैं, तो आगे आगे खुद चलकर और पीछे भैंसों को चलाकर ये धीरे धीरे उस सेमूल के पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। सेमूल के पेड़ के कुछ दूर इन्हें घास बैठा हुआ नजर आया और वहां खून भी काफी जमा हुआ था। जगह को छूकर जब कॉर्बेट ने देखा तो इन्हें मालूम पड़ा कि बाघ अभी अभी उठकर उस जगह से कहीं और गया है। ऐसे में गुस्साए बाघ और उत्तेजित भैंसों के बीच में फंसने का विचार कॉर्बेट को अच्छा नहीं लगा, तो उसने उस आदमी को अपनी भैंसें वापस ले जाने को कहा और खुद भी अपने घर चले गए। अगले दिन जब ये वापस आ रहे थे तो इन्हें मिट्टी में उसी बाघ के पंजों के निशान दिखे। वो बाघ सेमूल के पेड़ से 100 गज दूर जंगल में प्रवेश कर चुका था। जल्दी जल्दी कॉर्बेट भी उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ देर बाद जंगल में इन्हें बाघ की पिछली टांग और पूंछ नजर आई। अब ऐसे में बाघ पर गोली चलाना, जब आपको नहीं पता कि वो बाघ वही बाघ है, बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो इन्होंने बाघ के चलने का इंतजार किया। जब बाघ निकल गया तो इन्होंने उस जगह का मुआयना किया तो देखा कि वहां खून गिरा हुआ है। जाहिर तौर पर यह वही बाघ था और ये उसको मारने का मौका खो चुके थे। खैर, अब पीछा करने के अलावा कुछ और किया भी नहीं जा सकता था। बाघ एक नाले की तरफ जा रहा था, जो कि कॉर्बेट ने अनुमान लगाया कि पानी पीने जा रहा होगा। तो वो रास्ता छोड़कर तेजी से एक दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। इनका प्लान था कि घूम के बाघ के आगे निकलकर कहीं नाले के पास उसको गोली मारेंगे। ये करने में कॉर्बेट सफल रहे और झाड़ियों से कुछ दूर नीचे जमीन पर लेट गए। ऐसे लेटे लेटे इन्हें झाड़ियों में थोड़ा आगे कुछ लाल नजर आया। इसको और गौर से देखने के लिए जब ये अपनी बाईं ओर 2 फुट साइड में सरके तो इनके सामने एक डरावना नजारा आया। वो बाघ झुकी हुई पोजीशन में इनको ही देख रहा था। उसी वक्त कॉर्बेट ने उस पर 2 गोलियां चलाई और बाघ बिना आवाज किए वहीं ढेर हो गया। ये एक बहुत ही बड़ा बाघ था, जो कि लंबाई में 10 फीट 7 इंच लंबा था। आखिर में इसका आकार ही इसका दुश्मन बन गया और इसके मरने का कारण भी। यह अद्भुत निर्दोष बाघ, जिसे बैचलर ऑफ पवालगढ़ के नाम से जाना गया, इसका इस तरह अंत हुआ। धन्यवाद।